वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे गुरु का स्थान, जिसके अंदर महाराजों को जो ज्ञान का लाभ नहीं हो रहा था उसके बारे में वो गुरुदेव से बताते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं यही एक कारण है कि आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात कह नहीं पा रहा था। आज आपने स्वयं पूछा तो मैं कह सका। यदि आप स्वयं नीचे बैठे और मुझे ऊंचे आसन पर बैठाए तो आप अवश्य ही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। यानी राजा क्या कहते हैं कि आपको शिक्षा प्राप्त नहीं होने का कारण आप खुद ऊंचे आसन पर बैठते हैं और मुझे नीचे बिठाते हैं, इसीलिए आपको ये लाभ नहीं हो रहा। मैं आपको खुद कहना चाहता था पर आज आपने पूछ लिया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। राजा हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में झुकते हैं। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं नासमझ इतने दिनों तक यह बात नहीं जान पाया और आपसे उच्च आसन पर बैठकर आप अपने गुरु का अपमान करता रहा। मैं इस अपमान का दोषी हूँ। यानी महाराज को जब ये बात पता चलती है तो वो हाथ जोड़कर गुरुदेव से माफी मांगते हैं। गुरुदेव, उठो पुत्र, तुम्हें अपनी भूल का एहसास है। अब से मेरी आज्ञा के अनुसार निम्न आसन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करो और ज्ञानवान होकर प्रजा की सेवा करो। यानी गुरुदेव से वहां से उठने के लिए बैठते हैं और अपना काम निम्न आसन पर बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो और वो ज्ञान का लाभ प्रजा को हो, ऐसा करो, ऐसा बताते हैं। राजा गुरुदेव को अपने आसन पर बैठाते हुए और स्वयं निम्न आसन पर बैठते हुए कहते हैं, जी गुरुवर, मैं जान गया हूँ कि शिष्य को कभी भी गुरु के उच्च आसन पर तो क्या, गुरु के समकक्ष भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु का सम्मान ही ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। राजा क्या कहते हैं कि मैं अब जान गया हूँ कि शिष्य को कभी गुरु के समकक्ष तो क्या, उसके उच्च आसन पर तो क्या, उसके समकक्ष आसन पर भी बैठना नहीं चाहिए। तो यहाँ हमारे चैप्टर की समझूती खत्म होती है। अब हम देखेंगे मौखिक और लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक के अंदर। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क देखेंगे, राजा को क्या अच्छा लगता था? तो उत्तर आएगा, राजा को पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर ख, क्या मंत्री जी राजा के विचार से सहमत थे? तो उत्तर आएगा, हाँ, मंत्री राजा के विचार से सहमत थे। प्रश्न नंबर ग, गुरुदेव ने राजा की किस इच्छा को प्रशंसनीय कहा? तो उत्तर आएगा, गुरुदेव ने राजा की पढ़ने लिखने की इच्छा को प्रशंसनीय कहा। घ, राजा ज्ञान की सारी बातें किसे बताते थे? तो उत्तर आएगा, राजा ज्ञान की सारी बातें अपनी रानी को बताते थे। अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, राजा शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते थे? तो उत्तर आएगा, राजा प्रजा की बेहतर ढंग से देखभाल करने के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। प्रश्न ख, राजा के कर्तव्य के बारे में गुरुदेव ने क्या बताया? तो उत्तर आएगा, राजा के कर्तव्य के बारे में गुरुदेव ने बताया कि वह प्रजा के हर सुख दुख के बारे में जानकारी रखे। इससे प्रजा इसके लिए राजा के व्यवहार में दयालुता होनी चाहिए। न्यायप्रिय राजा ही अपनी प्रजा की उचित देखभाल कर सकता है। प्रश्न नंबर ग, राजा के मुख पर चिंता की रेखा क्यों थी? तो उत्तर आएगा, राजा को गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण करते हुए कई माह हो गए थे पर उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए उनके मुख में चिंता की रेखा थी। देखेंगे प्रश्न नंबर घ, गुरुदेव ने राजा को ज्ञान प्राप्त न कर पाने का क्या कारण बताया? तो उत्तर आएगा, गुरुदेव ने राजा को ज्ञान न प्राप्त करने का कारण बताया, आप बहुत बड़े राजा हैं, पद और प्रतिष्ठा में आप मुझसे बड़े हैं, परंतु आपका और मेरा गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने नीचे आसन पर बैठाते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ड, शिष्य को गुरु के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए? तो उत्तर आएगा, शिष्य को कभी भी गुरु के
गुरु से उच्च आसन पर तो क्या, गुरु के समकक्ष भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु का सम्मान ही ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। प्रश्न नंबर 3 से हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, किसने किससे कहा। क, जी महाराज मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करता हूँ। ये किसने कहा, मंत्री ने। किससे कहा, राजा से। चिरंजीवी हो यशस्वी हो, यह गुरुदेव ने कहा राजा से। आप गुरुदेव से ही इसका कारण क्यों नहीं पूछते, ये कहा रानी ने राजा से। घ, हे गुरुवर क्षमा कीजिएगा, ये राजा ने कहा गुरुदेव से। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उचित विलोम शब्द से मिलान करो। लाभ तो हानि, मान तो अपमान, उच्च तो निम्न, दोषी तो निर्दोष, अनुचित तो उचित, समस्या तो समाधान। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, दूसरे वाक्य में वह शब्द सर्वनाम है जिसे पहले वाक्य से संज्ञा शब्द राकेश के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। ये यानी यहाँ पे दिया गया है सर्वनाम का डेफिनेशन। सर्वनाम का अर्थ होता है नाम की जगह प्रयुक्त होने वाला वर्ड। जैसे कि सेंटेंस है राकेश पुस्तक पढ़ता है, तो उसकी जगह सर्वनाम वाला शब्द बनेगा वह पुस्तक पढ़ता है। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाओ। तुम, उससे वाक्य बनेगा तुम बहुत मेहनत करते हो। ख, हम गुरुदेव का सम्मान करते हैं। मैं आपका दोषी हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी। ऐसे सर्वनाम से आप अपनी इच्छा से अलग बनाना चाहो तो ये सर्वनाम को यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं तथा अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गरम प्लस ई गर्मी, सरल प्लस ता सरलता आदि। नए शब्द बनाओ। चिरंजीवी प्लस ई करेंगे तो क्या बनेगा, चिरंजीवी। मेहनत प्लस ई करेंगे तो बनेगा मेहनती। अनुभव प्लस ई करेंगे तो बनेगा अनुभवी। जानकार प्लस ई करेंगे तो बनेगा जानकारी। दयालु प्लस ता करेंगे तो वर्ड बनेगा दयालुता। योग्य प्लस ता प्लस करेंगे तो बनेगा योग्यता। न्यायप्रिय प्लस ता करेंगे तो वर्ड बनेगा न्यायप्रियता। निम्न प्लस ता करेंगे तो वर्ड बनेगा निम्नता। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। दिए गए वाक्यों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सेंटेंस का आपको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेशन करके यहाँ पे लिखना है। और ये कार्य आपको क्या करना है, सेल्फ, खुद से करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।